जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा जनगणना 2011 के बिहार के अंतिम आंकड़े, ठीक है ना। अर्थात जो आपका बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आया है बीएसएससी और प्लस बीपीएससी 7 फेज 2.0, तो ये जो है ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट ये आपका वीडियो आपके लिए है। अच्छी तरह से एक भी बात को छोड़ेंगे नहीं, एक कहानी की तरह एक अच्छी तरह से इसको क्या करना है कि समझना है। इसलिए टोटल पुस्तक के बातों को हम उठा करके आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। ओके, तो आपसे मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि अच्छा से देखिए। अगर इससे कोई क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो पहले तो आप जानिए कि जनसंख्या जो होता है ना एक मानव शक्ति संसाधन है। अर्थात जनसंख्या भी एक रिसोर्सेस है, ठीक ना, यानी संसाधन है। सबसे बड़ा कोई संसाधन की अगर बात कहा जाए तो मनुष्य ही है। और उसमें अगर जनसंख्या जो है जनसंख्या एक मानव शक्ति संसाधन है। अब हम लोगों का जो देश है वो युवाओं का देश है। भारत जो है युवाओं का देश है। आगे ये जो समय आने वाला है या जो आ रहा है ये जो है अभी भारत जो युवाओं का देश है, बाकी सब चीन उनमें सब बुढ़ा उठा है सब ज़्यादा। इसीलिए किसी भी देश के लिए संसाधनों के बहुरूपी सम्यक उपयोग एवं राष्ट्रीय विकास में जनसंख्या का सबसे विशिष्ट महत्व होता है, पॉपुलेशन का। यही शक्ति संसाधन जब अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है तो एक राष्ट्रीय समस्या भी बन जाती है। देखिए, ओवर होला तो गोबर होला, ये तो बात समझ करते हैं। अर्थात कोई भी चीज हो अगर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो समस्या होता है। ये शक्ति संसाधन जो है मानव, ये शक्ति संसाधन है, देश के लिए अच्छा है। लेकिन अगर अनियंत्रित रूप से अगर ये बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि यह राष्ट्रीय समस्या बन जाती है जो कि हमारे देश के लिए बना हुआ है। ज़्यादा है जनसंख्या जिसके कारण बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। हर समस्या पर दिक्कत समाधान नहीं है। किसी भी राष्ट्र या प्रांत के आर्थिक विकास में वहाँ के निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब एक परिवार में 10 सदस्य है, एक परिवार में 5 सदस्य, अब कौन ज़्यादा सुखी से रहेगा जी? 5 वाला ज़्यादा से जाहिर सी बात है कि सुखी रहेगा। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तथा उद्योग व्यापार की उन्नति वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या के वितरण घनत्व तथा उसकी जननांकी विशेषताओं पर आधारित रहता है। इसीलिए जनगणना का महत्व सर्वप्रथम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आ गया। बात अब जो आपका हेडिंग देख रहे हैं वो आ गया। इसी कारण से सबसे पहले अगर देखा जाए तो जनगणना का महत्व सबसे पहले भारत में जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था 321 से लेकर 296 ईसा पूर्व तक, उसी समय इस बात को समझ लिया गया था कि भाई जनगणना करना, जनसंख्या कितना बढ़ रहा है घट रहा है, ये सबसे जरूरी चीज़ है। जिस पर तत्कालिक मौर्य ने जनसंख्या का महत्व समझते हुए तत्कालिक समाजशास्त्रियों नीति निर्धारक को, ठीक ना, समाजशास्त्रियों नीति निर्धारकों नियोजकों एवं विविध क्षेत्र के जो चिंतक लोग थे उनका खासा ध्यान का हुआ, आकृष्ट हुआ जनसंख्या के काउंटिंग पर कि भाई कितना जनसंख्या है। इसका मौर्य ने जनसंख्या का महत्व समझते हुए नगर अध्यक्ष के अंतर्गत जनसंख्या समिति का गठन करवाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कराने का मतलब विचार किन शासक को आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को आया था, ठीक ना। जनसंख्या नीति का गठन किया था। सबसे पहले जनसंख्या नीति का गठन करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था, वो शासन था, ठीक ना। इसका मुख्य कार्य जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना था कि जन्म कितना लिया और मृत्यु कितना हुआ, इसका रजिस्टर तैयार करना था। इस बात का उल्लेख कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, अब यहाँ भी आ गया एक अलग से साइड से आ गया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भाई? तो कौटिल्य कहिए, ठीक ना। ज्ञातव्य है कि जनसंख्या कि प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर है। जन्म दर और मृत्यु दर का जो हम अंतर निकालेंगे वही ना जनसंख्या वृद्धि होगा जी, कि खाली जो बढ़ रहा है उसी को हम गिनेंगे। अब आप जिसका मृत्यु हो रहा है उसको नहीं गिनेंगे, तो ऐसे थोड़ी होगा। ये दोनों का जो अंतर होगा वही क्या होगा? आपका जनसंख्या वृद्धि दर होगा। वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ही क्या होगा? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होगा, नेचुरल रूप से, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। उसके बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक बार आ जाइए ब्रिटिश शासनकाल में, ठीक ना। कंपनी सरकार के पश्चात भारत पर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का औपनिवेशिक शासन जो 1858 से आरंभ हुआ, 57 में जो मान लीजिए
कि 1857 की जो सैनिक विद्रोह हुआ, उसके बाद 1858 में औपनिवेशिक शासन का मतलब ये महारानी के विक्टोरिया के हाथ में चला गया है ना, उसने एक शासकीय नीति तैयार की कि किस तरह से मेरे को शासन करना है और सब हेर फेर किया, ठीक ना, जिसके अंतर्गत भारत में जनगणना कराने का भी था। उसमें जो अपना नीति बनाई विक्टोरिया, उसमें जब भारत में कितना जनसंख्या है, पॉपुलेशन कितना है, उसका भी ये अपना क्या किया, एक योजना बनाया। जनगणना नीति उनके उस राजनीति का हिस्सा था जिसके द्वारा वह भारतीय समाज में पहले से ही विद्यमान अनगिनत विभाजनों को जीवित रखना चाहती थी। मतलब वो चाहती थी कि मतलब कि इस तरह से जनगणना करवा देंगे तो जो हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अपनाए हैं विभाजन के जीविका, तो उसको हम रखना चाहेंगे वर्तमान में। 1861 में उन्हें, अब मान लीजिए कि जनगणना करवाएगा तो पता चल जाएगा कि मुस्लिम कितना, हिंदू कितना है, तो आराम से शासन कर सकता है। 1861 में उन्हें जनगणना करनी थी। अब वो बनाया कि हमको 1861 में क्या करना, जनगणना करना है, ठीक है, करना का। तो विक्टोरिया का प्लान था 1861 में जनगणना करने का, ठीक ना, लेकिन आपको पता है कि 1857 से 58 का जो विद्रोह हुआ उसका असर बनी हुई थी, इसलिए उसे स्थगित कर दिया, इसलिए जनगणना करवाया नहीं। और व्यवस्थित जनगणना असमकालीन तरीके से 1872 से 73 में वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई, याद रखिएगा। अब आगे नहीं इंपॉर्टेंट। अब पहल का जनगणना जो ब्रिटिश शासनकाल में किया गया था, तो उस समय कौन था, तो ये वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मेयो था। कौन था, ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 72 से 73 में क्या हुआ कि जनगणना हुआ। और ये भी बात आपको पता है कि जनगणना 10 वर्षों पर होता है, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक ना। कार्यकाल में कराई गई। WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे, और WC प्लाउडेन जो था यही प्रथम जनगणना क्या था, आयुक्त नियुक्त किया गया था। मतलब इसी के माध्यम से लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या हुआ कि 72 से लेकर 73 में पहला जनगणना करवाया गया। 72 से 73 में जनगणना तो की गई, परंतु उसे अवैज्ञानिक करार कर दिया गया, लेकिन उसको एक वैज्ञानिक नहीं मिला, अवैज्ञानिक करार, कुछ फॉल्ट होगा, इसीलिए 1871 की जनगणना रिपोर्ट का उपयोग नहीं किया गया। तो उसका जो रिपोर्ट था कि कितना जनसंख्या है या कितना मतलब हिंदू मुस्लिम जो कुछ भी हो, नारी कितना है, लड़का कितना है, बूढ़ा कितना है, ये क्या हो गया कि उसका रिपोर्ट नहीं किया गया, ठीक ना। जनगणना का रिपोर्ट उपयोग में नहीं किया गया। बिहार राज्य की प्रथम जनगणना 1873 में कराई गई। अगर बिहार राज्य की बात कहा जाए तो इसकी जनगणना कितना में कराई गई, 73 में, परंतु क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत 1881 में हो। लेकिन लगातार कंटिन्यूअस, पहले तो 73 में करवाया गया, लेकिन कंटिन्यूअस जो आपका जनगणना हुआ वो शुरू हो गया 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आपका 1881 से कंटिन्यू कराई गई। 1881 के बाद से भारत में निरंतर प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना संपन्न कराई जा रही है, और आज भी हो रहा है। 2011 में हुआ था, तो 21 में होना था, तो कोरोना का मार नहीं हो पाया, तो अभी जनगणना जस्ट हुआ है आपका, ठीक ना। बिहार के बात कहा जाए तो जातिगत जनगणना, तो जातिगत जनगणना मतलब में सब समेट लिया गया। अंतराल पर जनगणना संपर्क कराई जा रही है, याद रखिएगा 1881 हम लोग 2011 के आधार पर पढ़ रहे हैं। यह देखिए एक आगे रहा है। बिहार की जनगणना 1911 तक बिहार और बंगाल उड़ीसा संयुक्त प्रांत के अंतर्गत होती रही थी, ठीक ना, क्योंकि उस समय तक एक ही में था सब। 1911 तक लेते हैं, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। उसके बाद 11 में फिर वापस ले लिया गया। 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर बिहार के सारण, सिवान, समझिएगा, 1911 के जनगणना के अनुसार जो उत्तर बिहार के जो सारण था, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई थी। पता है, 1911 ही में ये सब जिला में बढ़ोतरी हुआ था। 1 अप्रैल 1912 को आपको पता है कि 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ कि बंगाल से बिहार क्या हो गया, अलग हो गया। उड़ीसा सहित अलग हुआ, 36 में उड़ीसा अलग हुआ। उसमें गठन किया गया संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग करके, अलग करते हुए उसे अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार अलग हो गया, लेकिन उसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था, और आज का अगर देखा जाए तो झारखंड भी उसमें था, ठीक ना। 1921 की जनगणना, अब मान लीजिए कि एक बार हुआ था कब, 1881 में,
उसके बाद 1911 में भी हुआ, तो 1911 के बाद 10 वर्ष बाद होगा तो कितना होगा, 1921 होगा। तो इसके अंतर्गत बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के अंतर्गत हुई। सिंपल सी बात है, जब मान लीजिए बंगाल से बिहार अलग हो गया तब बिहार के जनगणना कराया गया 1921 में, तो इसमें दोनों था। उसके बाद फिर 31 की जनगणना बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के अंतर्गत हुई थी, फिर 31 के, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को तो फिर उड़ीसा अलग हो गया। देखिए अप्रैल को अलग कर रहा है, 1 अप्रैल को, याद रखिएगा 1 अप्रैल से बंगाल से बिहार भी अलग हुआ और फिर 1 अप्रैल को आपका 1936 को उड़ीसा भी अलग हुआ, लेकिन झारखंड 15 नवंबर के अलग हुआ, ठीक ना, 2000। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का अलग अलग प्रांत का दर्जा मिल गया। इस तरह बिहार एक अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। फिर 1941 की जनगणना 21 आ 10 31 फिर 41 की जनगणना के मतलब अभी मतलब 20 वर्ष पर मतलब उसमें 31 में भी हुआ जनगणना, लेकिन यह 41 के बाद समझिए बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर हुई थी। अब 41 में स्वतंत्र बिहार तथा उड़ीसा की पृथक पृथक जनगणना हुई। अब 41 में जो जनगणना हुआ वो बिहार का अलग हुआ, उड़ीसा का अलग हो गया। क्या अलग हो गया तो अलग अलग होना होगा जी। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन, जो कि शुरू में था W.S. थॉमसन, सॉरी शुरू में नहीं थे ये, W.M. थॉमसन। क्या चीज है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादन। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादन जो है W.M. थॉमसन ने किया था, परंतु फ्रैंक नोटेंस्टीन ने 1945 में इसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया, माने सुटेबल ढंग से। फिर 41 के बाद 51 की जनगणना। अब तो स्वतंत्र हो गया मेरा देश, 47 में स्वतंत्र हो गया, 51 वाला हुआ। जनगणना जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर ही हुई, जो कि ये दिए थे, ठीक ना, W.M. थॉमसन। फिर 1991 तक बिहार एवं झारखंड एक साथ रहे, 91 तक एक साथ रहा। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को 46% भूभाग को क्या कर दिया गया, अलग करके झारखंड राज्य का गठन कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को। ओके, देखिए तो सिंपल सी बात समझ में आ गया होगा। 15 फरवरी 2000 को नई जनसंख्या नीति की घोषणा हुई। 15 फरवरी 2000 को क्या हुआ कि नई जनसंख्या नीति की घोषणा हुई। जनसंख्या नीति को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए 16 प्रोत्साहन मूलक उपायों को भी क्या मूलक उपायों की भी क्या की गई, घोषणा की गई। 2001 में बिहार तथा झारखंड की अलग अलग जनगणना हुई। 2001 में क्या हो गया, बिहार और झारखंड के अलग अलग हो गई। और बाद अब समझ ही रहे हैं, अब तो बिहार का फिर तनका मांग उठ रहा है कि होने उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को अलग करने का, कि जैसे मिथिला वाला लोग हो गए तो वो कहते हैं कि हम बहुत दूर हैं मधुबनी इधर, तो अलग अलग कर दिया जाएगा। गंगा के इधर उत्तरी बिहार, गंगा के उधर दक्षिणी बिहार, तो इधर उधर जब कर दिया गया तो उत्तरी दक्षिणी हो जाएगा, तो इधर मुजफ्फरपुर राजधानी बना तो उधर पटना ही रह जाएगा। तो अभी देखिए ये सब कुछ होने वाला तो है नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनगणना का जनगणना अधिनियम 1948 जो कि बना था, अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार किया जाने लगा। 1948 का अधिनियम जो बना उसी के अनुसार क्या हो ना, जनगणना अभी हो रहा है, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। 2011 की जनगणना का क्रम 15वां है, याद रखिएगा 2011 का क्रम 15वां है। उसके बाद होने से गिन लीजिएगा, 81 के बाद तो कंटिन्यू है। तो 2011 जो जनगणना हुआ 15वां और 2021 वाला जो होता है वो 16वां। तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर देश के आज़ादी के बाद 7वीं और शुरू से कहा जाए तो 15वां, 81 से कहा जाए तो 15वां, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपका 7वां हो जाएगा। वही 21वीं शताब्दी और तीसरी सहस्त्री की यह दूसरी जनगणना है। लेकिन 21वीं शताब्दी की अगर बात कहा जाए तो 21वीं शताब्दी के बाद तो 2011 और बाद 21 होगा, तो मतलब क्या होगा, तीसरी सहस्त्र शताब्दी की दूसरी जनगणना होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। अब हम लोग 2011 के जो जनगणना हुआ था उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि बिहार की जनसंख्या कितनी थी, पॉपुलेशन मतलब कि पुरुष कितना था, महिला कितना था, ठीक ना, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो थी ना वो कितना थी, 10 करोड़ 40 लाख 99,452, यानी 10 करोड़ 41,000 के लगभग में। और इसमें पुरुष जो था तो पुरुष जो था 5 करोड़ 42 लाख था, समथिंग 5 करोड़ 42 लाख 78,000 इतना, ठीक ना। और महिला का था 4 करोड़ 98 लाख 21,295, ठीक ना। मतलब महिला के कम था, पुरुष के ज़्यादा था। ओके, तो याद रखिएगा लगभग समथिंग 10 करोड़ 41 लाख के लगभग।
बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की 8.60%। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे देश की जितना जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत आपका बिहार का जनसंख्या था, 8.60। जबकि बिहार राज्य का क्षेत्रफल क्या है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर क्या है, बिहार की जनसंख्या है। जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86 है। देखिए क्षेत्रफल की बात करते हैं 2.86 और जनसंख्या की बात करते हैं तो 8.60, ठीक ना, इतना है। ओके, जनसंख्या के आधार पर बिहार देश का तीसरा बड़ा राज्य है। अगर पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए तो यह जो है 3 नंबर पर मतलब पॉपुलेशन में है। जनसंख्या घनत्व में कहा जाए तो 1 नंबर पर है। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किस राज्य में व्यक्ति रहता है, तो भाई बिहार में रहता है। काहे रहता है, तो बिहार में समतल भूमि है। यहाँ उभर खाबर पहाड़ी पठारी वाला नहीं है, समतल, इसलिए यहाँ पे लोग खचाखच भरा हुआ है। 1 नंबर पर इसके ऊपर आपका उत्तर प्रदेश है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है, ठीक ना। ओके कितना है उत्तर प्रदेश का, कितना है 19 करोड़ 98 लाख 19 करोड़। बताइए, ये तो 11 ही करोड़ में रह गया है, 10 करोड़ कुछ लाख में। और बाद ये 11 करोड़ वाला महाराष्ट्र में है, ठीक ना। और उत्तर प्रदेश का आपका हो गया, उत्तर प्रदेश इतना और महाराष्ट्र का हो गया, तो उत्तर प्रदेश 1 नंबर में जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश का एरिया भी है और उसमें तो जनवे करते हैं 72 को जिला है ना। और उतना बड़ा जिला हमारे तो बिहार में मात्र 38 को जिला है, ठीक ना। शिशु 0 से 6 आयु जनसंख्या इसका जानते कितना है, 1 करोड़ 91 लाख है। 1 करोड़ 91 मतलब छोटा छोटा ननी हथेली घेचरी सब। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 5 जिले हैं क्रमशः। सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या छोटी छोटी बच्चा के सबके पूर्वी चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा छोटा छोटा बच्चा है शिशु 0 से 6 वर्ष के। विगत दशक 2001 से 2010 के बीच में मतलब 10 के अंतराल में बिहार की जनसंख्या का 10कीय वृद्धि दर, यूँ याद रखिएगा। 2001 से 2010 में जब जनसंख्या हुआ तो 2001 में जो जनगणना हुआ था और 2011 में जो हुआ तो कितना 10 वृद्धि हुआ, 10 वर्ष में 10कीय वृद्धि दर 25.4%, 25.4% की वृद्धि हो गई। देश 35 राज्यों या संघीय क्षेत्रों में इस संदर्भ में आरोही क्रम में बिहार का 6ठा स्थान है, 6 नंबर पर यह है, ठीक ना। कुल साक्षरता दर यहाँ की अगर बात कहा जाए तो 61.8 है। और आपको पता है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी 7 फेज वाला, तो उसमें आपका महिला का साक्षरता दर पूछा था कि महिला के साक्षरता दर कितना है, तो 54.5%, ठीक ना। और पुरुष 71.2% है। देश के सभी 35 राज्यों या 35 राज्य पहले का आंकड़ा दिया, ठीक ना, या संघीय क्षेत्रों में आरोही क्रम में साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार बाप रे 35वें स्थान पर है भाई, पिछड़ा हुआ है। बीमारू राज्य बोला जाता है, लेकिन के बार देख रहे हैं ना, नीतीश कुमार है तो बिहार में बाहर है, नीतीश सरकार है, ऐसा नारा लोग देता है। अब देख रहे हैं, अब बताइए दिल्ली से तुलना कर रहे हैं। अब दिल्ली में देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या होता है कि आप को सुपर टेट भी निकालना पड़ता है, तो यहाँ तो सुपर टेट निकाल रहा है, यहाँ बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया जा रहा है। तो अब बताइए कि अब शिक्षा व्यवस्था का हाल जो होगा ना, जिस तरह से हम लोगों के पास नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, है ना जी, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब टोटल जो चीज़ है, तो अब जरा बताइए कि हमको लग रहा है कि अगर शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से सुदृढ़ अगर करते रह जाए सरकार, तो फिर ये परचम फहराने लगेगा अपना। अगर बात कहा जाए अनुसूचित जाति के, एससी के, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या, तो 1 करोड़ 65 लाख, पुरुष उसमें 86 लाख कुछ समथिंग और 79 लाख महिला, जो बिहार के कुल जनसंख्या की 15.9% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या, हाँ, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान तीसरा है। मतलब अनुसूचित जाति एससी वर्ग के जो लोग हैं ये बिहार में 3 नंबर पर हैं, जबकि अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि 15वें स्थान पर है, ठीक ना। दृष्टि से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है, अनुसूचित जनजाति एसटी के शेड्यूल ट्राइब की अगर बात कहा जाए तो 13 लाख, कितना है जी, करोड़ में नहीं है, 13,36,573 पुरुष उसमें है आपका कि पुरुष इसमें है 6,82,013 में, और 6,54,000 आपका हो जाएगा महिला, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 1.3% है, ठीक ना। अनुसूचित जाति कितना है, अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा है, 15.9 यानी वही 16 के लगभग में, 1.3 है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का 15वां स्थान है, और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाता है 28वां स्थान है।
ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात कहा जाए, गांव में निवास करता है यहाँ पे आपका कितना निवास करता है, 9 करोड़ 23 लाख, 9 करोड़ 23 लाख आपका 41,436 गांव में निवास करता है। मतलब पूरा जनसंख्या का, राज्य के जितना जनसंख्या होगा 88.7% बिहार के गांव में लोग रहता है। और नगरीय जनसंख्या बहुत कम है, ठीक ना, मात्र 11.3% यानी 1 करोड़ 17 लाख के लगभग में है, ठीक ना। नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में देश के 35 राज्यों या संघीय क्षेत्रों के आरोही क्रम में अगर देखा जाए तो बिहार 12वें स्थान पर है, जबकि नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है ये 34वां स्थान पर है। देखते हैं आगे। अब जरा देख ले धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर कितना हिंदू है, कितना मुस्लिम है, कितना सिख, कितना बौद्ध, कितना जैन। भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त ने वर्ष 2011 के धार्मिक जनगणना के आंकड़े अगस्त 2015 को जारी किया था। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 से 15 के बीच देश की जनसंख्या औसतन 17.7% से बढ़ करके 121.09 करोड़ हो गई थी। इसमें हिंदुओं की कुल संख्या 96.63 करोड़, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 79.8, याद रखेगा, देश की कुल जनसंख्या का 79.8% और कुल संख्या अगर देखा जाए तो 96.63 करोड़, माने 96 करोड़ 63 लाख इतना जनसंख्या हिंदुओं का, एवं इसमें 0.7% की गिरावट दर्ज की गई है। जबकि मुसलमान की कुल जनसंख्या 17 करोड़ 22 लाख है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 14.2 है, ठीक ना। एवं इसमें 0.8% की बढ़ोतरी हुई है। उसमें कितना प्रतिशत का, 0.7, इसमें बढ़ोतरी हुई 0.8, 0.1 की बढ़ोतरी है। देख लीजिए बिहार की अगर बात कहा जाए कि धार्मिक समुदाय, बिहार में हिंदुओं की जो प्रतिशत है 82.69% है, ठीक ना। मुस्लिम 16, 2 नंबर पर मुस्लिम की संख्या 16.87, ईसाई 0.12, सिख 0.12, 0.2, बौद्ध 0.02 बहुत कम, जैन 0.0 वो कम बहुत, अन्य 0.01 का स्वतंत्र 0.24, मतलब कोई धर्म और नहीं है। ये 11 का आंकड़ा है भाई, आपका समझ लीजिएगा, ठीक है ना। 82.69% आपका हिंदू है, ठीक है, और 16.87% क्या है आपका मुस्लिम है, ठीक है ना। तब बहुत ज़्यादा इसी क्षेत्र में है, ठीक है ना। बिहार की जनगणना डिवीजन की संख्या 9 था, 9 डिवीजन में बांट करके, जिलों की संख्या 38 आपको पता है, सब डिवीजन की संख्या 101 है, ठीक ना। CD ब्लॉक की संख्या 534 बिहार की कह रहा है, ठीक ना। अनुमंडल, प्रमंडल 38 को जिला, प्रमंडल 101, 534 को प्रखंड है, 14 को आपका नगरीय संग्रह की संख्या है। कुल शहरों की संख्या, और कुल शहरों की अगर संख्या देखा जाए तो स्टेट्यूटरी संख्या 139 है। जनगणना शहर नॉन स्टेट्यूटरी में 44,874 आता है। कुल राजस्व ग्राम 44,874 है, ठीक ना, कुल राजस्व। एक दृष्टि में भी जान लीजिए 2011 के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये तो पता है आपको, जस्ट ऊपर आया था, जो देश का 2.86% है। जनसंख्या अभी बढ़ा 10 करोड़ 40 लाख, लगभग 41 लाख के करीब पुरुष भी हो गया, ठीक ना। तो ये सब जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं, उसी चीज़ को एक नज़र में देखना है, ओके। तो ऐसा कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, ठीक ना। चलिए ऊपर एक बार देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, क्यों समय बर्बाद कर, देखेंगे आगे। अगर जनसंख्या घनत्व की बात कहा जाए तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 को व्यक्ति रहता है, मतलब पूछ लीजिए कि एकदम। जन घनत्व में वृद्धि 225। शिशु जनसंख्या अभी ऊपर प्रवेश किए थे, साक्षरता दर याद रखिए 61.8% है, पुरुष 71 है, महिला 51 है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात देखा जाए 18.7 है, ठीक ना। इस प्रकार से आपका लिंगानुपात देख लीजिए, लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 918 को महिला है, 1000 पुरुष पर 918 को क्या है, महिला है। ग्रामीण की अगर बात कहा जाए तो 1000 पर 921 हुए, ग्रामीण में तो ज़्यादा है। नगर में देखा जाए तो 895 है, 1000 पर 895। अब बताइए नगरे में महिला की संख्या ज़्यादा है, अब बताइए, जबकि नगर में क्या है ज़्यादा, मतलब कि महिला को क्या है, थोड़ा फ्रीडम है, आज़ादी है, अपना कॉलेज सब हर जगह आती है। गांव में तो जानबे करते हैं कि लोगों को कोई काम वाम नहीं रहता, तो किसका पतो बेटी कहाँ जा रहा है सब बैठ करके देखते रहता है, सब ये सब काम रहता है, ठीक ना।
तो यहाँ 921 हुआ है 1000 पर, यहाँ 895 शहर में। शिशु लिंगानुपात कहा जाए तो 935, 1000 पर 935 है। शिशु लिंगानुपात ग्रामीण के कहा जाए तो 938, ठीक ना। नगरीय कहा जाए तो 912 है। लिंगानुपात में वृद्धि की अगर बात कहा जाए तो मात्र 1% की वृद्धि हुआ है, ज़्यादा नहीं वृद्धि हुआ है। 0 से 6 वाला सब पढ़वे की हम लोग समझ रहे हैं। ओके, तो ये है आपका बिहार से रिलेटेड इतना था। इतना क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन आपको यही पूछता है कि हाँ भाई बिहार जनसंख्या रेगुलर कब से शुरू किया गया, उसके बाद ये है कि महिला साक्षरता दर कितना है, पुरुष कितना है या पूरा कितना है ना। बस इससे रिलेटेड और कुछ दूसरा तो नहीं पूछेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज़्यादा टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसा लगा जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके, बाद वाले जस्ट हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, उस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। और आप बताइएगा कि हाँ जब ये जान गए तो आप जरूर बता सकते हैं, मतलब कि आपका एक टेस्ट हो जाएगा। ओके।